आगंतुक और कोई नहीं, चिर परिचित मामा उपेंद्र नाथ थे। उन्हीं दिनों विचित्र पत्र के प्रकाशन की योजना सामने आई थी। इसके स्वप्रदष्टा थे उपेंद्र नाथ के समधी योगेंद्र नाथ मुखर्जी। इस योजना को कार्य रूप देने से पूर्व ही वह स्वर्गवासी हो गए। तब उनके पुत्र ने उसे कार्यान्वित करने का बेड़ा उठाया। संपादक के पद पर प्रतिष्ठित हुए उपेंद्र नाथ, जैसा कि स्वाभाविक था, उन्होंने पहले से ही रविंद्रनाथ और शरतचंद्र दोनों को लिखने के लिए आमंत्रित किया, परंतु बार बार पत्र लिखने पर भी शरतचंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे स्वयं उनसे मिलने के लिए पाणित्रास आए। आश्चर्य, महान आश्चर्य! शरत ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। अच्छा नहीं लगा। फिर भी एक कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने पूछा, कैसे हो शरत? उसी तरह किताब से मुंह ढके ढके शरत बाबू बोले, वैसा ही हूँ। उपेंद्र नाथ ने कहा, वह तो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। पूछता हूँ कैसे हो? और तुमने मेरी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया? शरत बाबू पूर्ववत बोले, क्या जवाब देता? उपेंद्र नाथ को और भी आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहा, जवाब देते। तुम्हारी चिट्ठी पाकर खुशी हुई। उपन्यास लिखना शुरू कर दिया है। एक संख्या के जितना होने पर भेज दूंगा। शरत बाबू ने धीरे धीरे पुस्तक बंद करके मेज के ऊपर रख दी, सीधे होकर बैठ गए और फिर तीक्ष्ण दृष्टि से मामा की ओर देखते हुए बोले, उस कोयले वाले के बेटे के पत्र में मुझसे उपन्यास लिखने के लिए कहते हो। इस अकारण क्रोध के विरुद्ध उपेंद्र नाथ का अहंकार फुंकार उठा। उसी तरह तीव्र दृष्टि से देखते हुए वे बोले, कोयले वाला कौन है? योगेंद्र मुखर्जी, उसका बेटा मेरा दामाद है। यह तो जानते हो। शरत बोले, जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मैं उसके पत्र में नहीं लिखूंगा। जानते हो, वह कोयले वाला अब इस संसार में नहीं है। शरत बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उपेंद्र नाथ ने मन में अभिमान और क्रोध उमड़ आया। मन ही मन उन्होंने कहा, देखता हूँ तुम्हें छोड़कर अखबार निकाला जा सकता है या नहीं। जहाँ प्यार बहुत होता है, वहाँ आशा करना असंगत नहीं होता। तुम यदि मेरे नातेदार नहीं होते, बंधु नहीं होते, दोनों के बीच प्रेम का सहज सुदृढ़ बंधन ना होता तो तर्क वितर्क और झगड़ा कर सका था, झगड़ा निपटा भी सकता था। मन में और भी ना जाने क्या क्या विचार आए, पर कहा उन्होंने कुछ नहीं। उठकर खड़े हो गए। शरत बाबू ही बोले, कहाँ जाते हो? उपेंद्र नाथ ने उत्तर दिया, अपने घर जाता हूँ। शरत बाबू बोले, खा पी कर जाना। उपेंद्र नाथ व्यंग्य से मुस्कुराए कहा, इस पुस्तक वाले के घर खाना पीना करने के लिए कहते हो? शरत बाबू को ये शब्द निश्चय ही बुरे लगे। फिर भी उन्होंने कहा, बहुत देर से आए हो, बहुत दूर जाना है, आखिर चाय नाश्ता लेकर जाओ। लेकिन जैसा स्वागत हुआ था
उसके देखते हुए उपेंद्र नाथ का रुकना असंभव था। वे नहीं रुके। शरद बाबू फिर बोले, तुम गुस्सा हो गए उपेंद्र? उपेंद्र नाथ ने कहा, हो गया हूँ, किंतु वह अकारण तो नहीं है। अन्याय कर रहे हो। उपेंद्र नाथ बोले, मैं अन्याय नहीं कर रहा हूँ, अन्याय मेरे साथ हुआ है। भविष्य में शायद इस पर विचार हो सकेगा। शरद बोले, ऐसा होने पर भविष्य की ओर देखते बैठे रहना पड़ेगा। उपेंद्र नाथ चले गए। इस घटना विशेष में अपराध किसका है, यह चर्चा अभी असंगत है। स्पष्ट इतना ही है कि वह अब दृढ़ होना चाहते थे, हो सकते थे। इसी प्रवृत्ति के कारण कई बार उन्हें गांव वालों के मुकदमों में भी फंस जाना पड़ता था। पुराने जमींदार के गोविंदपुर में कुछ भूमि भगवान शिव के नाम अर्पित कर रखी थी। निचान में होने के कारण उसमें प्रायः जल भर जाता था। नीचे जमींदार ने इसका लाभ उठाना चाहा। जल से भरी वह भूमि उसने मछली पकड़ने के लिए ठेके पर उठा दी। अब तक गांव के लोग स्वेच्छापूर्वक मछली पकड़ते थे। इस ठेल से उनका वह अधिकार छीन गया। यही झगड़े का आरंभ था, लेकिन शीघ्र ही बात हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गई। ठेकेदार शिकायत लेकर जमींदार के पास पहुंचे। वह क्रुद्ध हो उठा। तुरंत कचहरी जाकर उसने 25 व्यक्तियों पर फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया। इनमें शरद बाबू की दीदी के एक देवर भी थे। वे एक स्कूल में मुख्य अध्यापक थे। उन सहित कई लोग जिन पर मुकदमा दायर किया गया, घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। जब यह समाचार शरद बाबू को मिला तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप जमींदार के पास गए और उसे समझाने की चेष्टा की, लेकिन जमींदार तो मदआन था। तीव्र होकर बोला, मैं किसी का उपदेश नहीं सुनना चाहता। जो मुझे ठीक लगेगा करूँगा। गोविंदपुर के लोगों को सबक सिखाऊंगा। सुनता हूँ आप उनके सलाहकार हैं। रहिए, मैं डरता नहीं हूँ। इसका जो परिणाम हो सकता था वही हुआ। दोनों ओर से फौजदारी तथा दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमे चलने लगे। उस समय पर शिव पूजा को लेकर एक उत्सव भी मनाया जाता था। इसी बार गांव वालों ने निश्चय किया कि जिन लोगों ने ठेका लिया है उन्हें किसी भी शर्त पर उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस बात पर फिर झगड़ा बढ़ा। जमींदार के पास पैसा नहीं था। वह यूनियन बोर्ड का प्रेसिडेंट भी था। पुलिस के अधिकारियों से उसका खूब परिचय था। इसीलिए झगड़े की संभावना बताकर वह धारा 144 लगवाने में सफल हो गया। गांव में यहाँ वहाँ सब कहीं पुलिस दिखाई देने लगी। धर्म के मामले में पुलिस का यह हस्तक्षेप देखकर गांव वाले भड़क उठे। दोनों दलों में फिर उत्तेजना बढ़ गई। तब कई भट्ट पुरुष फिर शरद बाबू के पास आए। वे क्रोध और दृढ़ संकल्प में भर उठे और उन्होंने निर्णय किया कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना ही होगा। सब लोगों को शांत करने को कहकर वह तुरंत चले गए। उन्होंने मजिस्ट्रेट को सब कुछ बता दिया। बंगाल के अपराजय कथा शिल्पी को इस मामले में
रुचि लेते देखकर मजिस्ट्रेट व्यस्त हो उठा। उसने तुरंत पुलिस कप्तान को बुलाया और उसे सब कुछ समझाकर कहा, आप शरद बाबू को एक चिट्ठी लिखकर दे दीजिए कि थानेदार पुलिस को लेकर वहां से चला जाए। मेले की व्यवस्था शरद बाबू स्वयं कर लेंगे। थानेदार ते थानेदार थे ऊपर रिपोर्ट करके अतिरिक्त पुलिस बुलाने का प्रबंध कर लिया था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि शरद बाबू और पुलिस के नए अफसर भुवनेश्वर बाबू एक ही ट्रेन और एक ही डिब्बे में सवार होकर गोविंदपुर के लिए रवाना हुए। भुवनेश्वर बाबू शरद बाबू के भक्त थे, लेकिन उन्हें पहचानते नहीं थे। एक मित्र के माध्यम से उसी डिब्बे में उनसे प्रथम साक्षात परिचय हुआ। स्वाभाविक था कि झगड़े की बात सामने आती। शरद बाबू ने भुवनेश्वर को सब कुछ बता दिया। गांव पहुंचकर दोनों एक साथ ही झगड़े के स्थान की ओर रवाना हुए। शरद बाबू कुछ आगे थे। लोगों ने पहले उन्हीं को देखा और थानेदार को सूचना दी, शरद बाबू आ रहे हैं। थानेदार बिगड़ उठा, बोला, रहने दे शरद बाबू को। 2-4 किताबें लिख ली हैं तो उससे यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगी। अपमानित होकर लौटना होगा। तब तक भुवनेश्वर बाबू भी सामने आ गए थे। अब तो थानेदार की सिट्टी गुम हो गई। थर-थर कांपने लगा। भुवनेश्वर बाबू सब कुछ सुन जो चुके थे। क्रुद्ध होकर उन्होंने दरोगा से कहा, वर्तमान बंगाल के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार के प्रति जरा भी शालीनता नहीं बरत सके। जमींदार से घूस खाकर तुमने यह सब हंगामा किया है। अच्छा, अब यहाँ से इसी वक्त चले जाओ और पानी त्रास के हाई स्कूल में मेरी राह देखो। डरते कांपते थानेदार साहब वहाँ से चले गए। मेला खुशी खुशी संपन्न हुआ। शरद बाबू के अनुरोध पर गांव वालों ने ठेकेदारों को भी उसमें भाग लेने की अनुमति दे दी। भगवान शिव के जिस समर्पित भूमि फिर से शिव के लिए समर्पित हो गई। लेकिन इससे पहला मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था। बार बार हारने के बाद अंततः जमींदार की बुद्धि लौट आई। वह शरद बाबू के घर आया और उस झगड़े को समाप्त कर दिया। मेले वाली उस घटना के बाद एक दिन एक भद्र पुरुष सब प्रतीक शरद बाबू से मिलने के लिए आए। आते ही दोनों ने शरद बाबू के चरण पकड़ लिए। बहुत पूछने पर उन्होंने कहा, मैं वही थानेदार हूँ जिसने आपके साथ उस दिन अभद्रता का व्यवहार किया था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। शरद बाबू ने उत्तर दिया, अरे भाई, वह बात तो उसी दिन समाप्त हो गई थी। मुझे उसका कुछ भी गिला नहीं है। दरोगा ने कहा, पर मेरी नौकरी तो खतरे में पड़ गई है। वह चली गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। जमींदार से घूस लेने के अपराध में भुवनेश्वर बाबू ने मुझे निलंबित कर दिया है। आप मुझ पर कृपा कीजिए। शरद बाबू बोले, मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ तो। आप कृपा कर एक चिट्ठी भुवनेश्वर बाबू को लिख दीजिए कि आपने मुझे क्षमा कर दिया और यह कि वह भी मुझे क्षमा कर दे। बिना एक शब्द बोले शरद बाबू ने वैसी ही चिट्ठी लिख दी।
और उन लोगों को वहाँ से तभी जाने दिया जब वह भोजन कर चुके। लेकिन ये समस्याएं हमेशा नहीं रहती थी, ना मित्र बंधु ही हमेशा आते थे। जब गांव में किसी प्रकार का आनंद उत्सव ना होता तो गांव निर्जीव निस्पंद हो उठता। तब उनका थका तन मन संध्या के समय रेडियो संगीत के लिए उत्सुक हो जाता। श्रावण के घने मेघ चारों ओर से घिर आए हैं। कीचड़ भरा जनहीन ग्राम्य पद दुर्गम हो उठा है। निबिड़ अंधकार छाती पर भार बनकर बैठ गया है। तब रेडियो की तरंगों पर बहती हुई संगीत की धारा को सुनकर ऐसा लगता है जैसे दूर कहीं संगीत की महफिल में भाग ले रहे हों। फिर किसी दिन वर्षा के बाद आकाश में छोटे छोटे मेघों की दरारों से चांद का प्रकाश दिखाई देता। वर्षा के जल से पूरम पार भरी नदी पर मलिन ज्योत्सना उभर आती। तब शरद बाबू उस एकांत नदी तट पर आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे लेटे हुए स्वर्ग किसी मायाजाल का निर्माण कर रहे हों। लेटे हुए ऐसा अनुभव करते मानो तंबाकू के धुएं के साथ मिलकर रेडियो से उठती बांसुरी के स्वर किसी मायाजाल का निर्माण कर रहे हों। यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार। आप